सीतापुर नाम के गांव में राधा अपने पति सोहिल और दो बच्चे मिहिर और राकेश के साथ रहती थी। सोहिल एक बड़ी ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था। उन दोनों का संसार बड़े ही अच्छे से चल रहा था। सोहिल हर रोज ऑफिस जाता, घर आने के बाद खाना खाता और अपनी पत्नी और बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करता। अपने बच्चों को उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो उसे सॉल्व करता था। यही उनका हर रोज का काम था। कभी कभी छुट्टी के दिन सोहिल अपनी फैमिली के साथ घूमने चला जाता था। सभी बहुत खुश थे। सोहिल के साथ मूर्ति नाम का एक आदमी काम करता था। मूर्ति एक बड़ा ही लालची, घमंडी और स्वार्थ बुद्धि इंसान था। उससे किसी की खुशी देखी ही नहीं जाती थी। मूर्ति की धीरे धीरे सोहिल से दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन मूर्ति सोहिल से, सोहिल यार चल ना, आज कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। हर रोज वो घर का खाना खा खा के बोर हो गए हैं यार। नहीं मूर्ति, मैं नहीं आ सकता। राधा मैं जब तक घर ना जाऊं तब तक खाना ही नहीं खाती और बच्चे भी मेरी राह देखते रहते हैं। तू तो जानता है कि राधा हर एक चीज घर पर ही बनाती है, तो मैं नहीं आऊंगा। ठीक है भाई, तो हम चलते हैं। अब मूर्ति और उसके दोस्त हमेशा ही सोहिल को फोर्स करने लगे कि वो उनके साथ बाहर खाना खाने के लिए चले। तो अब एक दिन सोहिल उनके साथ बाहर खाना खाने के लिए चला ही जाता है। घर आने के बाद सोहिल राधा से, अरे राधा, आज तो मैं खाना बाहर ही खाकर आया हूँ। क्या खाना था, एकदम बेस्ट। मैं तुम्हें भी कभी लेकर जाऊंगा। अब सोहिल का ये हमेशा का होने लगा था। देर रात तक बाहर रहना, कभी कभार शराब पीना। अब कभी कभार करते करते सोहिल हर रोज ही शराब पीने लगा। एक दिन देर रात सोहिल घर आता है। घर आने के बाद राधा सोहिल से, सोहिल आजकल आप हर रोज देरी से आने लगे हैं और शराब भी पीने लगे हैं। हर रोज बच्चे आपका इंतजार करते करते सो जाते हैं। ज्यादा बात मत कर, समझी? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। चली जाओ मेरे नजरों के सामने से। अब सोहिल दिन ब दिन बदल रहा था। ना वो अपने बच्चों से, ना ही अपनी पत्नी से भी अच्छे से बातें करता था। छुट्टी के दिन भी वो अपने दोस्तों के साथ ही बाहर घूमना, मजे करना, शराब पीना, यही सब करता था। अब उसे शराब के साथ साथ और कई बुरी आदतें लग चुकी थी। कभी कभी वो राधा को मारने भी लगा था, अपने बच्चों पर चिल्लाने लगा था। इस कारण राधा भी बहुत दुखी रहने लगी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि सोहिल ऑफिस तो जाता था लेकिन काम ही नहीं करता था। तो कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया था। अब सोहिल को शराब की लत ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। जो भी बचे कुछ पैसे थे वो भी अब खत्म हो चुके थे और बच्चों के स्कूल के फीस के लिए कॉल आने लगे थे। एक दिन सोहिल घर आने के बाद मिहिर सोहिल से, पापा, मेरे स्कूल टीचर ने कल ही फीस जमा करने के लिए कहा है, नहीं तो मैं अपनी 10वीं कक्षा की एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। पापा। हाँ ठीक है। पापा, आप हर रोज ठीक बोलते हो और बाहर चले जाते हो। मुझे सिखाएगा तू? अब रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे। गुस्से में सोहिल मिहिर को पास में पड़े झाड़ू से जोर जोर से मारने लगता है और राधा बीच में पड़ती है तो सोहिल राधा को भी मारता है और गुस्से में ही बाहर चला जाता है। यहाँ राधा और सोहिल एक दूसरे के गले लगकर जोर जोर से रोने लगते हैं। अब राधा सोच लेती है कि सोहिल को वो पहले जैसा ही बनाएगी। वो मन ही मन, अब बस हो गया सोहिल, आपके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। घर का सारा कीमती सामान आप बेच चुके हैं। अब मैं आपको फिर से सही रास्ते पर लाकर ही रहूंगी। इतना ही नहीं, अब मिहिर की फीस का भी बंदोबस्त करवाना ही होगा मुझे। तभी राधा मिहिर से, मिहिर बेटा, तुम चिंता मत करो। कल सुबह जाते वक्त मुझसे फीस लेकर जाना। मैं तुम्हारी फीस का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन आप कैसे? तुम चिंता मत करो बेटा। अब राधा अपने दोस्त मीरा के पास जाती है, जो एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर है, जिसके डॉक्टर बनने के लिए राधा ने ही पैसों की मदद की थी। उसके पास जाकर राधा, मीरा, आज मैं तुम्हारे पास कुछ काम से आई हूँ। हाँ कहो ना राधा। अरे तुम्हें मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मीरा, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम? अरे इतनी सी बात है ना राधा, मैं जरूर तुम्हें मदद करूंगी। ये लो 10,000 है। मीरा, ये बहुत ज्यादा है, मुझे इतने नहीं चाहिए। ये राधा, तूने मेरी पढ़ाई के लिए खूब मदद की है,
ये 10,000 तो उसके लिए बहुत ही कम है। तू मेरी चेतना है, तेरे कारण ही मैं आज यहाँ पर हूँ। अब राधा मीरा को सारी बात बताती है और राधा की कहानी सुन मीरा को बहुत बुरा लगता है। वो राधा से, राधा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ कहो ना। जिंदगी इतना कुछ बोल गई है कि अब कोई कुछ भी कहे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। राधा तुम खाना बहुत ही बढ़िया बनाती हो और मेरी एक दोस्त है जिसे तुम नहीं जानती, उसके यहाँ उसकी बेटी का बर्थडे है। अगर उसके लिए तुम 200 समोसे बना कर दोगी तो तुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारे घर के लिए कुछ काम भी आएंगे। जरूर मीरा, मैं जरूर बनाऊंगी, लेकिन क्या वो मुझे ऑर्डर देगी? अब मीरा अपने उस दोस्त को कॉल करती है तो वो भी हाँ कर देती है। तो मीरा राधा को कुछ पैसे और एडवांस में दे देती है। तो राधा, थैंक्स मीरा। मीरा ने दिए हुए पैसे और समोसों की ऑर्डर लेकर राधा वहीं से मिहिर के स्कूल में चली जाती है और मिहिर की स्कूल की फीस भर देती है। मिहिर और राधा घर जाने निकलते हैं। जाते जाते वो समोसे बनाने की सामग्री लेकर जाते हैं। मिहिर भी राधा को दूसरे दिन शाम के वक्त जितनी हो सके समोसे बनाने में मदद करता है। अब मीरा की दोस्त घर आकर वो समोसे लेती है और उसे बाकी के पैसे भी दे देती है। राधा से उसका नंबर लेती है और वहाँ से चली जाती है। बर्थडे में राधा के हाथ के बने समोसे सभी को बहुत पसंद आते हैं और बच्चों ने बड़ों के लिए कुछ बचाया ही नहीं। तो मीरा की दोस्त राधा को फोन करती है और राधा से, राधा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बनाए समोसे सभी बच्चों को इतने ज्यादा पसंद आए कि बता ही नहीं सकती। अब आगे की ऑर्डर तो मानो आप ही को मिलेगी, लेकिन साथ में मैं ये भी पूछना चाहती थी कि अगर आपको नाश्ता बनाने की ऑर्डर दी जाए तो क्या आप बना कर देंगी? जी जरूर, जो भी बनाना हो सिर्फ पहले दिन बता दीजिएगा। अब राधा को हमेशा ही समोसे बनाने के ऑर्डर्स आने लगे। मीरा और उसकी दोस्त ने उनके सारे दोस्तों को मीरा का नंबर दे दिया था। अब मीरा के पास पैसे आने लगे थे। अब वो फिर से अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी, लेकिन अब उसे सोहिल को भी बदलना था। एक दिन रात के समय जब सोहिल घर आते हैं तो सोहिल ने आज शराब नहीं पी थी क्योंकि उनके पास कोई पैसे ही नहीं थे। वो घर में कुछ पैसे लेने के लिए आए थे। राधा ने उसे इस तरह से जताया कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। उसने सोहिल को भनक तक लगने नहीं दी कि वो समोसे बनाने का काम करती है। अब वो सोहिल के लिए खाना परोसती है और सोहिल को खाना खाने के लिए बैठने के लिए कहती है। सोहिल, अब हमारे हालात बहुत खराब हो चुके हैं। घर के सारे कीमती चीजें आप बेच चुके हो। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें। आप दिन भर शराब पीते रहते हो। आखिर हम सबकी इसमें गलती ही क्या है? आप हमसे बुरी तरह से बर्ताव करते हैं। हम क्या करें? राधा बोल ही रही थी कि तभी सोहिल के हाथ पैर कांपने लगे। वो अजीब अजीब सा करने लगा, जिसे देख राधा बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत ही ऑटो कर वो साहिल को एक शराब छुड़ाने वाले अस्पताल लेकर गई, जहाँ पर उसे 15 दिनों तक रखा गया। अब सोहिल धीरे धीरे अच्छे होने लगे थे और दूसरी ओर राधा अपने हाथ के बने स्वादिष्ट समोसे बेचकर पैसे कमाने लगी थी। उसके दोनों बेटे उसकी मदद करने लगे थे। जैसे ही सोहिल की छुट्टी होती है वो घर आते हैं और सुबह जल्दी जब राधा समोसे बना रही थी तो उसे देख वो राधा से, अरे राधा, इतनी सुबह तुम और बच्चे क्या कर रहे हो? राधा सोहिल को सारी बात बताती है। अब सोहिल को समझ में आ जाता है कि उसने अपने परिवार के साथ जो कुछ भी किया था वो गलत किया। अब वो राधा से, राधा, मिहिर, राकेश, आप तीनों से मैं माफी मांगता हूँ और हाँ, आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना ही उसकी ओर देखूंगा। आज से मिहिर और राकेश, तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। राधा की मदद मैं कर दिया करूंगा। अब सोहिल इतने ज्यादा बदल चुके थे कि वो हर रोज ध्यान करने लगे थे, राधा की मदद करने लगे, बच्चों से हंसी खुशी बातें करने लगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। अब वो सभी हंसी खुशी रहने लगे। राधा ने मीरा से लिए हुए पैसे भी उसे वापस कर दिए और उसने समोसे बनाने के साथ साथ अपने पति को भी सही रास्ता दिखाया। अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। अब राधा का व्यवसाय घर से ही इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसने 2 और लोगों को अपने काम पर रख लिया था। अब वो एक स्वादिष्ट और बढ़िया समोसे बनाने वाली राधा के नाम से जानी जाने लगी। सुंदरपुर नाम के गांव में श्रीराम नाम का आदमी रहा करता था। उसको एक समर नाम का बेटा था।
समर पढ़ाई करने में बहुत होशियार था। वो कॉलेज करके अपने पिताजी को मदद कर दिया करता था। उसकी माँ सुषमा घर के सारे काम किया करती थी। श्रीराम की चाय की दुकान होने के कारण उसे दिन भर कुछ ना कुछ काम रहता था और जब से समर उनको मदद करने लगा था तब से उसका काम कम हो गया था। एक दिन श्रीराम समर से, बेटे, तुम आगे क्या करना चाहते हो? पिताजी, मैं एक अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ और मैं अगले महीने शहर जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। ऐसा कहकर श्रीराम अपना काम करने चला जाता है। कुछ समय बाद समर शहर जाने का निर्णय लेता है। समर अपने माँ पिताजी की आज्ञा लेकर जाने के लिए निकलता है। बेटे, वहां जाकर अपना ख्याल रखना। ये लो कुछ पैसे, तुम्हें काम आएंगे। जी पिताजी। अब समर बस में बैठकर शहर चला जाता है। बस से उतरते समय उसका वॉलेट कोई चुरा लेता है। सारे पैसे वॉलेट में होने के कारण उसके पास कुछ भी पैसे नहीं रहते। वो बस से नीचे उतर जाता है। उसे तेज भूख लगने के कारण समर अपने पास और कुछ पैसे है क्या ये देखता है। तभी उसे 10 रुपए मिलते हैं। वो देख, अब मैं इन 10 रुपए से क्या करूं? फिलहाल एक कप चाय ही पी लेता हूँ। ऐसा सोचकर समर रघु के चाय की दुकान पर चला जाता है। रघु अपनी दुकान पर चाय बना रहा था। रघु समर से, अरे भाई, लगता है तुम इस शहर में नए आए हो। जी, मैं इस शहर में नया हूँ। भैया, मुझे एक कप चाय दे देना। ये लो। तुम बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ है? आज मेरा वॉलेट बस से उतरते समय चोरी हो गया है। अरे भाई, यहाँ चोरियां बहुत होती है। अब तुम कहाँ रहने वाले हो? यही फुटपाथ पर रह लूंगा। जब काम मिलेगा तब कुछ ना कुछ देख लूंगा। तुम चाहो तो मेरे दुकान पर सो सकते हो और कुछ दिनों तक मेरे यहाँ काम भी कर लेना। ये सुन समर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर उसकी दुकान में रहकर काम करता है। समर सुबह उठकर दुकान की साफ सफाई करता है। रघु आने के बाद उसे सारा काम समझा देता है। थोड़े ही दिनों में समर उसका काम अच्छी तरह से करने लगता है। उसका काम देख रघु उस पर बहुत खुश था। अचानक से एक दिन रघु की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। रघु 2 दिन तक दुकान में नहीं आता। तभी दुकान का सारा काम समर संभाल लेता है। समर के हाथ की चाय लोगों को बहुत पसंद आने लगी। 2 दिन तक लोगों को चाय का स्वाद अलग लगा, मगर लोगों को वो स्वाद पसंद आया। अगले दिन रघु दुकान पर वापस आ जाता है। तभी बैंक मैनेजर वहां आकर, रघु, तुम्हारे यहाँ का लड़का बहुत अच्छी चाय बनाता है, एक चाय देना मुझे। ठीक है साहब, अभी लाता हूँ। अरे रघु भाई, एक कप चाय मुझे भी देना। अभी लाता हूँ भाई। और हाँ रघु भाई, समर के हाथों की ही चाय देना। ये सुन रघु के मन में समर के प्रति ईर्ष्या निर्माण हो गई। रघु मन में, मैं इतने दिन से चाय बना रहा हूँ तो इन लोगों को वो चाय पसंद नहीं आई, और 2 दिन में समर के हाथों की चाय क्या पी ली तो इन्हें बहुत पसंद आई। आज उसी को चाय बनाने को कहता हूँ, कल से मैं ही बनाऊंगा। रघु दुकान में जाकर समर से, समर, 2 चाय बनाना जल्दी। जी, अभी बनाता हूँ। ऐसा कहकर समर 2 कप चाय बनाकर देता है और बाकी के काम करने लगता है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। तभी रघु के मन में समर के प्रति जलन बढ़ गई थी। इसीलिए एक दिन रघु समर से, जाओ समर, बैंक में चाय देकर आओ। भैया, ये चाय तो सुबह की बनाई है। मैं ताजी चाय बनाता हूँ और वही लेकर जाता हूँ। तू क्या मेरा धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि हम जब चाहिए तब चाय बनाकर दे सकते हैं, तो हम ये सुबह चाय क्यों बनाकर रखते हैं? तुम मुझे सिखा रहे हो? मैंने तुम्हें काम दिया और तुम मुझे ही सिखाओ? हाँ नहीं भैया, मैं अभी चाय लेकर जाता हूँ। मुझे जबान लड़ाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आज से तुम मेरे यहाँ काम करने मत आना। ये लो तुम्हारे महीने के पैसे। मगर भैया, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। समर बड़े दुखी मन से वहां से चला जाता है। उसे रघु ने दिए हुए पैसों में से थोड़े पैसे अपने पिताजी के अकाउंट में डालने थे। इसीलिए समर बैंक में चला जाता है। समर 1000 रुपए अपने पिताजी के अकाउंट में जमा कर देता है और मैनेजर से मिलकर जाने का सोचता है। वो मैनेजर के कैबिन में जाकर, नमस्ते साहब। अरे आओ ना समर, आज चाय नहीं लाए? मेरी नौकरी चली गई है साहब। क्यों? तभी समर सारी बात मैनेजर को बता देता है। मैनेजर को उसकी बात सुन के बहुत बुरा लगता है
और मैनेजर उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है। समर, अगर तुम खुद का काम शुरू करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बैंक का लोन दिलवा सकता हूँ। साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा हुआ तो मुझे काम करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, कल तुम्हें बैंक से लोन मिल जाएगा। अब तुम जाओ। समर खुद के सारे काम करके रात के समय रास्ते पर ही रहता है। अगले दिन बैंक में जाकर लोन के पैसे लेकर खुद का एक दुकान किराए पर खरीदता है और उसमें चाय की दुकान खोलता है। उसकी दुकान पर पहले दिन कोई नहीं आया। बाद में उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ होने लगी। समर के हाथ की चाय लोगों को बहुत पसंद आने लगी, इसीलिए लोग उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए आते थे। एक दिन समर का दोस्त सुहास उसके दुकान पर आया। समर, तुम्हारा ये दुकान देखकर बड़ी खुशी हुई। अब मुझे एक तुम्हारे हाथ की चाय तो पिलाओ। अभी पिलाता हूँ। समर सुहास को चाय पिलाता है और उससे बातें करता है। सुहास का होटल था। उसके होटल में तंदूरी चूल्हा पड़ा हुआ था, इसीलिए समर वो चूल्हा लेकर आया और उस पर चाय बनाने लगा। एक दिन एक छोटी लड़की मिट्टी के छोटे छोटे मटके बेचने आती है। वो समर से, भैया ये इतने ही मटके बचे हैं, इसे खरीद लो, मेरी टोकरी खाली हो जाएगी। मैं तुम्हारे ये छोटे मिट्टी के मटकों का क्या करूँगा? ले लो ना भैया, घर पर जाकर पढ़ाई भी करनी है। उसकी बात सुन समर ने उसके पास के सब मिट्टी के छोटे मटके खरीद लिए और अपने दुकान में रख दिए। वो रात को सोने जा रहा था, तभी उसके मन में विचार आया, अगर हम मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं तो चाय क्यों नहीं बना सकते? समर ये सोच रहा था, तभी उसे तंदूरी चूल्हे की याद आई जो समर ने अपने दोस्त के यहाँ से लाया था। वो मन में, मैं चूल्हे में छोटे छोटे मटके डालकर उनको गर्म करूंगा और उसमें चाय डालकर लोगों को दूंगा। अगले दिन उठकर समर सारे काम कर लेता है और सुबह ही तंदूरी चूल्हा जलाकर उसमें मटके डाल देता है। मटके बहुत गर्म हो जाते हैं। गर्म मटकों को उठाकर समर उसे एक पतीले में रख देता है और उसमें चाय डाल के देखता है। चाय को अच्छी तरह से उबाल आता है। उस चाय का सुगंध बहुत अच्छा आने के कारण समर वो चाय थोड़ी पीकर देखता है। उसे चाय का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। वो खुद से, ऐसी स्वादिष्ट चाय लोगों को जरूर पसंद आएगी। समर दुकान में बोर्ड लगा देता है। वो बोर्ड देखकर बहुत से लोग समर से पूछने लगे। तभी समर ने उन सभी लोगों को तंदूरी चाय पिलाई। सभी लोगों को चाय बहुत पसंद आई। ये देख समर समझ गया कि लोगों को चाय पसंद आई। उसकी दुकान में अब बहुत भीड़ होने लगी। उसकी तंदूरी चाय बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब समर ने उसकी दुकान में काम करने के लिए लोग रख दिए। उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। समर ने शहर में 2 तंदूरी चाय की दुकान और दूसरे शहर में भी तंदूरी चाय की दुकान खोल दिए। उसका चाय का धंधा बहुत बढ़ गया था। रघु के हाथ का स्वाद लोगों को पसंद ना आने के कारण लोग उसकी दुकान पर नहीं जा रहे थे। अब रघु के पास पैसे ही नहीं थे। तभी उसे समर की याद आती है और रघु समर के पास चला जाता है। अरे रघु भैया, आप आइए ना, क्या काम था? मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे समर, उधारी चुकती करनी है। समय ना गवाकर समर अंदर से पैसे लेकर आता है और रघु के हाथों में रख देता है। समर रघु से, रघु भैया, मैं चाहता हूँ आप मेरी इस धंधे में मदद करो। आप चाहो तो मेरा एक दुकान संभाल सकते हो। ये सुन रघु की आंखों में पानी आ जाता है और रघु समर से, समर, मैं तुम्हारा दुकान संभालूंगा, मगर मैंने तुमसे इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम मुझसे अच्छा बर्ताव कर रहे हो। रघु भैया, इस शहर में मुझे पहले सहारा देने वाले तुम ही थे, इसलिए मैं तुम्हें आजीवन नहीं भूल सकता। समर की बातें सुन रघु की आंखें भर आई और वो गले मिल गए। अब उनका तंदूरी चाय का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उसके यहाँ लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। समर अब बहुत अमीर आदमी बन गया था। ये सब तंदूरी चाय की वजह से हुआ था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में अच्छे विचार ही करने चाहिए। अच्छे विचारों का फल अच्छा ही होता है और दूसरों के प्रति मन में घृणा नहीं रखनी चाहिए।